टेक्स्ट बुक निकालो पेज नंबर 56। इससे पहले जो देखा था वो था रॉवलेट एक्ट। इट मीन्स वन टाइप ऑफ इलीगल एक्ट जैसा था, जहाँ पर सिर्फ डाउट के हिसाब से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को या फिर जो लीडर्स थे उनको पकड़ के डायरेक्टली जेल में डालते थे। एंड कोर्ट्स में कौन से उन लोगों ने जो प्रूफ थे वो वहाँ पे रखे। इट मीन्स की जो बोलते सबूत कि वहाँ पे कौन से रखे गए, वहाँ पे क्या प्रोसेस हुई, वो बाहर वाले किसी पर्सन को बताए नहीं जाते थे। तो गांधी जी ने रॉवलेट एक्ट को कौन से नाम से बताया था, तो ब्लैक एक्ट। उसके बाद हमने देखा था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट नाम इसलिए था क्योंकि ये जो रिलीजियस हेड जिसको बोलते हैं खलीफा, तो वहाँ पे अभी नेक्स्ट कौन आएगा जिसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्कशन या वन टाइप ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पे गांधी जी ने एक थोड़ी सी शर्त रखी थी कि आप हमारे एक्टिविटीज में सपोर्ट करोगे तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। अभी के लिए पेज नंबर 56, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-1922। In his famous book Hind Swaraj, Gandhiji said that the British rule could be established in India due to the cooperation of Indians and it ran with their support only. गांधी जी ने उनकी एक बुक जिसका नाम है हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में इसीलिए टिक पाए या फिर रूल कर पाए, उसका रीजन इंडियंस ही थे, क्योंकि पहले उनको सपोर्ट करने वाले इंडियंस ही थे कि उनको परमिशन देना, ट्रेडिंग करना। तो ये सारे परमिशन सपोर्ट करने वाले स्टार्टिंग में कौन थे? इंडियंस। If the Indians would withdraw their support and cooperation, the British rule would end within a year and Swaraj would be established. अगर इंडियंस ने उनको सपोर्ट नहीं किया होता तो आज जो ब्रिटिश रूल जो 200 इयर्स तक जिन्होंने रूल किया वो शायद एक ही साल में खत्म हो जाता और हमें शायद तभी से आजादी मिल जाती। गांधी जी सेड दैट द नॉन कोऑपरेशन मतलब कि पहले कोऑपरेशन मतलब कि किसी का साथ देना, सपोर्ट करना। अभी नॉन कोऑपरेशन मतलब कि वो सेम सपोर्ट वापस ले लेगा। सो गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द सेम लाइन ऑफ थॉट्स, मतलब कि कौन सी जो लाइन थी। द टू मेन फीचर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके दो फीचर्स, मतलब कि फर्स्ट वाज कंप्लीट बॉयकॉट टू गवर्नमेंट जॉब, legislative council, government educational institution, British title of honor, foreign clothes and goods. The other creative aspect include the eradication of untouchability, communalism and consumption of alcohol. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए गांधी जी के दो मेन कैरेक्टर थे, मतलब कि फीचर, टू मेन कैरेक्टर फीचर्स की जो लेके उनको ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना था। फर्स्ट था बॉयकॉट एंड सेकंड वन था इरेडिकेशन। बॉयकॉट मतलब कि वहीं से कंप्लीटली जो भी ब्रिटिशर्स की चीजें, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल है या बट जो ब्रिटिशर्स ने आपको दिया, फिर चाहे वो आपका टाइटल ही क्यों ना हो कि आपकी तारीफ के लिए आपको कोई टाइटल दिया है, सेकंड नेम दिया है, पेन नेम, अगर ऐसा कुछ भी है जो ब्रिटिशर्स से मिला है, फिर उनके जो क्लोथ्स है, फॉरेन क्लोथ, वो सब कुछ बॉयकॉट करना है। एंड इरेडिकेशन, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इल कस्टम थे या फिर अनटचेबिलिटी या जो भी रिचुअल्स थे उसका इरेडिकेशन करना, मतलब कि रिमूव करना, क्योंकि इंडियंस भी आगे तभी बढ़ पाएंगे जब वो उनकी खुद की सोच से थोड़ा ऊपर आएंगे। तो ये दो उनके क्या थे मेन कैरेक्टर जो उनको साथ में लेके चलना था। He advocated the propagation of स्वदेशी goods, उन्होंने सभी को ये प्रोपोगेट किया है, वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट हर जगह पे पहुंचाइए कि आप लोगों को स्वदेशी गुड्स मतलब कि अपने देश के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर अपने देश के जो गुड्स है उसका यूज करो। खादी, क्योंकि उस समय फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया था इसीलिए खादी का यूज करो। एंड नेशनल एजुकेशन अलॉन्ग साइड, एंड उसके अलावा नेशनल एजुकेशन मतलब कि हिंदी, संस्कृत या गुजराती या फिर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में स्टडी करो, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय रिटर्निंग द टाइटल ऑफ केसर-ए-हिंद। ये केसर-ए-हिंद जो टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया था, तो इन्होंने पहले ये जो टाइटल जो मिला था वो रिटर्न कर दिया, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि उनके एक फीचर में यही बात आती है कि अगर कोई टाइटल आपको मिले तो उसका बॉयकॉट करना, मतलब कि
कि छोड़ देना। तो गांधी जी ने भी सबसे पहले यही किया, उनको जो टाइटल मिला था केशरी हिंद वो उन्होंने पहले रिटर्न कर दिया। The movement picked up the momentum in 1921-22। ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको मोमेंटम सबसे अच्छा चांस या फिर ये लाइन में कैसे आया, मतलब कि सभी को कैसे पता चला एंड ये और ज्यादा एक्टिव कब हुआ, तो 1921-1922 के दौरान। स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेजेस, मेनी लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू। किसी को पता है मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू कौन थे? एनीवन नो? चलो नेहरू वर्ड तो एटलीस्ट जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू दोनों अलग नाम है, तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? थोड़े नजदीक को आप जवाहरलाल नेहरू कहा ना, इसलिए। चलो नेहरू। हाँ जवाहरलाल नेहरू ना पप्पा। जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, राइट। सो मोतीलाल नेहरू, देन राजगोपालाचारी, आसफ अली लेफ्ट देयर एडवोकेसी। ये सारे पर्सन थे जिन्होंने उनकी एडवोकेसी, एक बैरिस्टर बनने के लिए एक एडवोकेसी चाहिए, तो ये सारी चीजें लीडर्स ने छोड़ दी एंड स्टूडेंट्स ने क्या किया, तो स्कूल एंड कॉलेज को छोड़ दिया सपोर्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। बहुत सारे ऐसे पर्सन थे कि अगर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करना है, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब करना या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जुड़े हुए थे, तो सभी लोगों ने अपनी जो जॉब थी उसमें से रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। The foreign clothes were worn across the nation and foreign clothes पूरे देश में जहीं पे भी थे, अगर किसी ने परचेज किए या फिर उस शॉप में थे तो लोगों ने उसको जला दिया। द चरखा, द स्पिनिंग व्हील, जिसमें से खादी प्रोड्यूस होता है, एक तरीके का कपड़ा हम थ्रेड जो है उसको बना सकते हैं। सो ऑल ओवर वर्ल्ड में फिर चरखा को यूज किया गया, स्पिनिंग व्हील को, स्टार्टिंग टेकिंग इट्स प्लेस इन एवरी होम। हर एक के घर पे फिर ये चरखा था, जिससे लोग अपना खुद का कपड़ा जो था उसको बना सकते थे। स्वदेशी वाज प्रोमोटेड एवरीवेयर, हर जगह पे एक ही पॉइंट था स्वदेशी, मतलब कि अपने देश की चीजें यूज करो। Many national educational institutions like काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ, etc were established। हर जगह पे हमारे देश का जो एजुकेशन था, जैसे कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ एंड मुस्लिम का एक एसोसिएशन है जामिया मिलिया इस्लामिया एंड गुजरात विद्यापीठ, ये जो थी वो हर जगह पे एस्टेब्लिश की गई ताकि लोग हमारे देश का जो एजुकेशन है उसको ले सके। उस समय स्पेशली जो मेन पावर था वो संस्कृत लैंग्वेज में था। आज वो संस्कृत लैंग्वेज इतना मोमेंटम पे नहीं है, बट पहले के टाइम पे संस्कृत काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे पास वो बुक्स थी जो मोस्टली संस्कृत में लिखी गई थी। आज के टाइम पे वो बुक्स हमें संस्कृत में बहुत कम मिलती है। चलो आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे कि बॉयकॉट करना, तो आप इजीली बाकी पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि इस वाले पॉइंट में क्या था कि जॉब छोड़ देंगे जिस या फिर स्वदेशी गुड्स को यूज करना है, तो वही पॉइंट आपको फिर नेक्स्ट लिखना है दैट मेनी स्टूडेंट हैव लेफ्ट देयर स्कूल एंड कॉलेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने उनकी स्कूल एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, देन आसफ, ये सारे ऐसे पर्सन थे जो इसमें से कोई ना कोई या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ था या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो जॉब कर रहे थे, तो उन लोगों ने उनकी जॉब थी वो रिजाइन कर दी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया। हर एक के घर पे क्या था, चरखा। तो ये सब कुछ करने का मतलब क्या है, ताकि नॉन कोऑपरेशन, मतलब कि ब्रिटिशर्स को साथ नहीं देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी चीजें हम यूज करते, वैसे हम उनको मना करते हैं बट पीछे से उनकी चीजों को हम यूज भी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश एजुकेशन भी ले रहे, तो ये एक तरीके का क्या हुआ, उनका सपोर्ट करना ही हुआ। तो ये सपोर्ट वापस लेना, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां पर कंप्लीटली ब्रिटिशर्स की कोई भी चीजों को यूज नहीं करना, क्योंकि अगर उनकी चीजों को यूज नहीं करेंगे तो वो कितने टाइम तक उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में बेचेंगे, क्योंकि अगर परचेज करने वाला कोई नहीं होगा तो ऑब्वियसली कभी ना कभी उनको फिर वो इंडस्ट्री सेटलमेंट बंद करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट था गांधी जी का कि जिसके हिसाब से लोगों ने
1921 1922 में मोस्टली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। किसी को डाउट है यार? तक चलो अभी 56 पेज के ऊपर लास्ट पैराग्राफ। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट अ वायलेंट मूवमेंट, मतलब कि वो वायलेंट मूवमेंट के साथ नहीं था। अगर आपको अपने राइट का कुछ भी चाहिए तो वो मतलब कि शांति से कहना है, मतलब कि ट्रुथ से बोलना है, सच्चाई से। लीगली सब कुछ ले लो बट मार पिटाई नहीं करनी, ऐसा गांधी जी मानते थे। A crowd of angry farmers of Gorakhpur district in Uttar Pradesh attacked Chauri Chaura police station in the year 1922 because the police had fired at the crowd, killing few and injured many. अभी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था कि फार्मर्स काफी गुस्से में थे। रीजन क्या था कि चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन है वहां के जो पुलिस थे उन लोगों ने इनका जो क्राउड था ग्रुप था उसके ऊपर फायरिंग की थी, जिसकी वजह से कुछ को चोट लगी थी एंड कुछ लोगों की वहां पे डेथ हुई थी। The police station was set ablaze and 22 policemen were burned alive in this incident. Ablaze मतलब कि जिंदा जला देना। अभी इन लोगों ने गुस्से में क्या किया कि ये जो पुलिस स्टेशन था वो पूरा जला दिया, जिसकी वजह से 22 पुलिस जो मैन थे वो जिंदा ही जल के मर गए थे इस इंसिडेंट में। तो ये एक वायलेंस पूरा जो क्रिएट हुआ था जहाँ पे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ पहले जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। बदले में उन्होंने क्या किया कि पूरा पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया, जिसकी वजह से 22 पुलिस थे जिन लोगों की जल के डेथ हो गई। Due to this act of violence, activity withdrew the non-cooperation movement immediately. क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड उनके पॉइंट ऑलवेज क्या होते कि नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। क्योंकि गोरखपुर में इस तरीके की एक एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनका जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया। विथड्रू मतलब कि वापस ले लेना। After calling off the non-cooperation movement, Gandhi ji focused on constructive activities in the remote rural areas. Remote मतलब कि काफी दूर के, rural मतलब कि village area. So गांधी जी ने फिर एक जो रूरल एरियाज थे वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में उन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया एंड जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो उन्होंने उस वक्त छोड़ दिया। The social reforms propagated in the middle of the 20th century helped Gandhi ji to earn more trust and faith of people. गांधी जी ने 20th century में सभी का सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट था, भरोसा उनको मिला, वो ले पाए क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे वो सोशल रिफॉर्म मतलब कि मोस्टली जो सोशल एक्टिविटीज थे उससे ऊपर आ चुके थे। अगर आज के टाइम पे अगर आप स्टूडेंट कुछ भी बोलते हो अपने पेरेंट्स को तो वो आपको चलो इजीली समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जनरेशन के हैं एंड गांधी जी के टाइम पे सेम चीज हुई कि 20th सेंचुरी जब आई तब मोस्टली पीपल एटलीस्ट गांधी जी की जो सोच थी उनको समझ सकते थे। इसीलिए 20th सेंचुरी वो टाइम में जहाँ पे सबसे ज्यादा गांधी जी को मिडिल क्लास लोगों का सपोर्ट मिला। Gandhian ideas started uniting the people from different walks of life. Gandhian ideas मतलब याद रखना ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जिसकी वजह से लोग मतलब अपनी जो अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। Other two major developments of this period are the establishment of Indian Communist Party and the RRS, जिसका देखो फुल फॉर्म लिखा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय मतलब नेशन, स्वयं मतलब कि अपने आप, सेवक संघ मतलब कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे सेवक हम हैं जो कुछ करेंगे अपने देश के लिए, RSS। तो ये दोनों चीज उस समय एस्टैब्लिश हुई। These parties envisaged the future of India in quite a different way. ये जो पार्टी थी इन्वाइनेशन मतलब कि इमेजिनेशन, जिसकी वजह से इंडिया का फ्यूचर इससे हम इमेजिन कर पा सकते थे कि इंडिया का फ्यूचर आगे जाके कैसा होगा, मतलब कि इंडिया आज़ाद होगा कि नहीं, आज़ाद होगा तो फिर वो टिक पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस पार्टी से डिसाइड की गई। Know about their socio-political and economic views with the help of your teacher. नीचे एक एक्टिविटी है वो आपको करनी पड़ेगी तो आप ये जो उस समय के जो व्यूज थे वो आप जान पाओगे। एक्टिविटी में ऐसा है, assume that you were a student of government school. आप सोचो कि आप गवर्नमेंट स्कूल के
स्टूडेंट हो, बट आज के टाइम की बात नहीं है, 1920 में। मेक अ पोस्टर अपीलिंग द यंगस्टर टू ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उस वक्त आपने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन होने के लिए आपने एक पोस्टर बनाया। पोस्टर में कितनी चीजें होनी चाहिए, तो जैसे कि आपका नाम, फिर आपकी पार्टी का नाम, आपके मेंबर्स कौन है, आपने वो पार्टी क्यों बनाई है वो रीजन। अगर इतनी चीजें लिखोगे तो उस समय का जो सोशियो मतलब कि सोशल लाइफ क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ क्या है, वो आप फिर गेस कर सकते हो अगर ये एक्टिविटी आप करोगे तो। थिंग्स टू नो में देखो, इंप्रेशन ऑफ गांधी जी ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग पे क्या उनकी एक मतलब इंप्रेशन थी। द वर्कर्स ऑफ टी गार्डन्स इन आसाम शाउटेड स्लोगन, उन लोगों ने मतलब कि देखो इसमें क्लियरली लिखा है कि जो 20th सेंचुरी थी उस वक्त गांधी जी की मतलब बहुत ही नाम हुआ था, लोग गांधी जी को बहुत मानते थे। ऐसे ही हमारी करेंसी में गांधी जी का फोटो नहीं, आप सोचो, क्योंकि बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया ही है, बट उन लोगों की फोटो नहीं है, गांधी जी की ही फोटो करेंसी में पाई गई है। एंड उस वक्त जैसे हम आज के टाइम पे या फिर पहले भी भगवान को जितना मानते थे वो लोग भगवान के जितना ही गांधी जी को मानने लगे थे। यहाँ पे जो लोग थे उन लोगों के स्लोगन कैसे थे, सो गांधी जी महाराज की जय हो, एंड डिमांडेड द परमिशन टू विजिट देयर विलेजेस, एंड डिमांड की कि उनके विलेजेस में जाके गांधी जी को मिलना, जैसे गांधी जी एक सेलिब्रिटी हो और लोग उनको मिलना चाहते थे। इन मेनी वैष्णव स्लोगन ऑफ आसाम, बहुत सारे वैष्णव मतलब कि वैष्णव रिलीजन मतलब कि जो विष्णु भगवान है उनके रिलेटेड जो सॉन्ग्स थे आसाम में, जहाँ पे गांधी राज इज मेंशन इंस्टेड ऑफ श्री कृष्ण, जहाँ पर उनके जो स्लोगन थे जहाँ पे श्री कृष्ण या फिर विष्णु अगर इनके नाम आते थे तो उनकी जगह उन्होंने फिर किसका नाम यूज किया, गांधी जी का, मतलब कि गांधी राज। द प्रिंसली स्टेट मतलब कि जो देसी राज्य है ऑफ इंडिया टू वेर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, वो भी गांधी जी से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। द महाराजा ऑफ गोंडल वाज वन अमंग सच किंग, जहां के सारे एरिया में से एक राजा कौन थे, गोंडल के राजा। सर भगत सिंह जी emphasize on constructive work, girls education and made the primary education compulsory. He patronized the making of the Gujarati dictionary भगवत गोमंडल। यहाँ पर जो गोंडल के जो राजा थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट किया, गर्ल्स एजुकेशन कंपलसरी करवाया, और ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने एक गुजराती डिक्शनरी बनवाई जिसका नाम था भगवत, क्योंकि भगत सिंह जी के साथ मिलकर ये किया था, एंड वो राजा थे गोंडल के, तो उसका नाम रखा भगवत गोमंडल। तो ये जो थी वो गांधी जी से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपको ये बताया गया है कि उनसे इन्फ्लुएंस होकर गोंडल के राजा ने इतना किया था। तो आप देख सकते हो कि गांधी जी उस समय कितने फेमस हुए थे 20th सेंचुरी में, जहाँ पर लोग उनको लिटरली भगवान मानने लगे थे। चलो किसी को कुछ पूछना है मैम? ओके मैम इज चलो 58 साइमन कमीशन, क्योंकि अभी ये जो गांधी जी पार्ट 1 है उसमें लास्ट में जो नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद जब हम इसका गांधी जी का सेकंड पार्ट देखेंगे तब हमें आज़ादी मिल जाएगी, मतलब कि तब वो सब कुछ आएगा कि आज़ादी के बाद कौन पहले प्राइम मिनिस्टर, कौन पहले प्रेसिडेंट बने, वो सारी चीज़ें आप देखने वाले हो। अभी के लिए साइमन कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट साइमन commission under the chairmanship of Sir Simon to investigate the progress of the governance scheme introduced under the Government of India Act 1990 and suggest new step for reform. इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो इंडिया में कैसे चल रहा है, मतलब कि वो डेवलप्ड है कि नहीं, वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए उन्होंने किसको बुलाया, सर साइमन को, ये देखने के लिए कि इंडिया में ये जो एक्ट था वो पावरफुल होगा कि नहीं, अगर नहीं है तो कुछ नए जो स्टेप है वो आप हमें बताओ। तो इसके लिए इंग्लैंड से कौन आए थे, सर साइमन, इसीलिए इस जो टाइम था उसका नाम था साइमन कमीशन। दिस कमीशन, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो
हुआ था वो इंडियंस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी पर्सन इंडियन नहीं था। दिस कमीशन हैड टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इस कमीशन की वजह से इंडिया का पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो डिसाइड होने वाला था। एंड स्टिल डिड नॉट हैव अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया। फिर भी इसका एक भी मेंबर इंडिया का नहीं था। दिस मेड द पीपल फ्यूरियस एंड इंसल्टेड, जिसकी वजह से इंडियंस को ऐसा फील हुआ कि इंसल्ट, जैसे 8 स्टैंडर्ड का मॉनिटर 7 स्टैंडर्ड का बना दे हम, तो 8 स्टैंडर्ड वालों को कैसा फील होगा, तो सेम चीज कि लोगों को इंसल्ट जैसा फील हुआ, लोगों को काफी गुस्सा आया। All the political parties decided to boycott the Simon Commission. जितनी भी political parties थी उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। When the members of the commission reached India, जब इस कमीशन के जो भी मेंबर थे वो इंडिया में आए, they were welcomed with black flag and slogan Simon go back as a mark of protest. तो इंडिया के लोगों ने जो ब्लैक फ्लैग था उसका यूज किया एंड उनके स्लोगन कौन से थे, सो साइमन गो बैक, तो ये दोनों उन्होंने यूज किया एज ए प्रोटेस्ट। बारडोली सत्याग्रह, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह एंड मोस्ट टाइमली बारडोली सत्याग्रह। याद रखना इजी है क्योंकि चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह दोनों के लीडर गांधी जी थे एंड बारडोली सत्याग्रह के लीडर थे सरदार पटेल। The British government increased the revenue in Bardoli region by 22%. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बारडोली जो प्लेस थी डिस्ट्रिक्ट वहाँ का जो रेवेन्यू, मतलब कि लैंड टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, वो कितना परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, 22%. When the farmers' request was not attended by the government, they decided to launch a satyagraha. जब उनकी डिमांड ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं की तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने का सोचा, सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस सत्याग्रह, जिसकी लीडरशिप किसने एक्सेप्ट की, वल्लभ भाई पटेल। रविशंकर महाराज एंड जुगतराम दवे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द सत्याग्रह एंड उसके अलावा उनको और किसका सपोर्ट मिला, तो जुगतराम दवे एंड रविशंकर महाराज। Fierce and encouraging speeches of Vallabhbhai Patel made the farmers fearless and they denied paying revenue. वल्लभभाई पटेल ने ऐसी स्पीच दी कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हुआ एंड लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया वल्लभभाई पटेल ने। जैसे कि मोदी जी की स्पीच सुन के हमें भी ऐसा लगता है कि चलो हम भी देश के लिए कुछ न कुछ करें, तो वैसे ही सरदार पटेल ने भी ऐसी एक स्पीच दी कि लोगों ने मतलब कि बहुत जोरों शोरों से लोगों ने ये जो सत्याग्रह था उसको ज्वाइन किया, लोगों का डर खत्म हुआ एंड सभी लोग उनके साथ जुड़ गए कि हम रेवेन्यू को मतलब ये टैक्स पे नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड वल्लभभाई पटेल टू पुणे, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वल्लभभाई पटेल को कहाँ पे बुलाया, पुणे। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फार्मर्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज सेटल्ड जस्टली, बाकी जो फार्मर्स थे उनके साथ मिलकर ये जो रेवेन्यू टैक्स जो 22% जितना इंक्रीज हुआ था वो फिर उनके साथ मिलकर सेटल किया, मतलब कि उनको जितना चाहिए था कि हम इतना पे करेंगे, तो वो फिर डिसाइड हुआ, मतलब कि वहाँ के पीपल अभी खुश थे कि वो जो टैक्स था वो अभी कम हो चुका। The success of the Bardoli Satyagraha earned Vallabhbhai Patel the title of सरदार। हम सरदार पटेल जो बोलते हैं, वल्लभभाई पटेल का हम पूरा नाम नहीं बोलते, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सरदार पटेल। तो ये जो सरदार जो नाम उनको कहाँ से मिला था, तो बारडोली सत्याग्रह के सक्सेस के बाद। सरदार पटेल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेगोशिएशन ड्यूरिंग 1945-47 फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। ये जो पूरा फ्रीडम जो मूवमेंट चला था 1945-47 जब हम आज़ाद होने वाले थे, 47 जब हम आज़ाद हो चुके थे, इसमें जो पॉलिटिकल लेवल पे वल्लभभाई पटेल ने सबसे अच्छा रोल प्ले किया है। बट हमें ये भी पता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल एंड गांधी जी की वजह से, क्योंकि रीजन वही है कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान, उसमें जो परमिशन थी वो इन्हीं लोगों ने दी थी। He was among the prominent leader of the freedom struggle from 1918 onwards and became the president of Indian National Congress in 1931. सरदार वल्लभभाई पटेल जो कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में 1918 से जुड़े हुए हैं, जो कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट। इट मींस कि देश को आजाद करते करते
करते वो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ चुके थे। एंड जब कोई लीडर पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ता है तब फिर वो देश के लिए कुछ नहीं करता, उसको फिर अपना नाम या फिर अपनी जो लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा चाहिए होती थी। क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे लीडर्स अगर ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए थे तो फिर उन्होंने 200 साल तक इंडिया में रूल वो कैसे कर पाए। आप सोचो तो आपको अजीब लगता है कि 200 साल मतलब कम नहीं होते, काफी हो गए 200 साल, और हमने 200 साल तक एक ही काम किया उनको निकालने के लिए और फिर भी नहीं निकल पाए। क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि 200 साल तक रूल करने के बाद वो लोग हमसे डर के नहीं गए थे। उनका जाने का रीजन ये था क्योंकि इंडिया में अभी वैसा कुछ बचा नहीं था कि वो इंडिया में रुके और वापस रूल कर पाए। सो इट मीन्स कि फिर वो अपने आप ही इंडिया को छोड़ के चले गए थे। उनका जाने का रीजन इंडियंस या फिर कोई नहीं था। चलो किसी को पूछना है? एनीवन? चलो ओके। सो 59 नेहरू रिपोर्ट। A conference having a representative of all political parties of India met in Delhi in February 1928. जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे लोग दिल्ली में फरवरी 1928 में इकट्ठा हुए। A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पॉइंट रखने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि बुक ऑफ सेट ऑफ रूल, जितने भी रूल्स है उसकी एक बुक। तो उन लोगों ने भी वो रूल लिखने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाए थे, और ये कमिटी के लीडर कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution. This committee prepared a draft of a constitution which would be acceptable to all the parties. And उसमें कुछ जो ड्राफ्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि वो सिर्फ रूल लिखे गए थे, एक्सेप्ट करना अभी बाकी था। तो उसमें जितने भी रूल्स या लॉज लिखे थे वो सारी पार्टीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, फिर ही हम वो रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते। अभी सिर्फ उसका ड्राफ्ट ही था, मतलब कि लोगों ने बताया था कि ऐसा होना चाहिए ऐसा, बट वो एक्सेप्ट किसी ने किया नहीं था। इट केम टू बी नोन एज नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उसकी लीडरशिप मोतीलाल नेहरू के पास थी, इसीलिए वो जो रिपोर्ट था वो नेहरू रिपोर्ट से जाना गया। The Muslim League did not accept it and thus it was rejected by the British government. क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज है, डिमांड है, वो रखनी थी, बट वो सारी पार्टीज को एक्सेप्ट करना जरूरी था। तो उसको एक्सेप्ट किसने नहीं किया? तो मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम को पार्टीशन होने के बाद स्टार्टिंग से ये डर था कि वो लोग इंडिया में सेफ नहीं है, तो उनको कुछ ऐसे राइट चाहिए थे जिसकी वजह से वो इंडिया में मतलब सर्वाइव कर सके। सो वो लोग इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया। ये हुआ था 1928। 1929 में ये सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये अभी मोतीलाल नेहरू के बाद उनके बेटे संभालने वाले थे। The time limit given to grant self governance to India as per the Nehru report got over. नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया मतलब कि उनकी सेल्फ गवर्नेंस के लिए एक टाइम लिमिट थी। So Indian National Congress convened a session at Lahore in December 1929 under the presidency of जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर उन लोगों ने वापस लाहौर में 1929 को फिर से मीटिंग अरेंज की, सेशन अरेंज किया, जिसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू के पास। इन दिस कॉन्फ्रेंस अ रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड एंड द ट्राइकलर फ्लैग वाज अनफ्लर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एट मिडनाइट 31 दिसंबर 1929 एज अ मार्क ऑफ पूर्ण स्वराज। जहां पर पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसको मार्क बनाकर हमारा इंडिया का जो ट्राई कलर है वो जो रावी रिवर है वहां पर मिडनाइट आधी रात को 31 दिसंबर 1929 को उन लोगों ने अनफ्लर्ड मतलब कि लहराया था। एंड ये जो मीटिंग जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका मेन पॉइंट क्या था? पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े ब्रिटिशर्स को थोड़े इंडियंस, ऐसा नहीं। अगर कोई भी पॉलिटिकल व्यूज चल रहा है तो उसमें कंप्लीटली कौन हो? हमारे इंडियंस। Members took the oath मतलब कि कसम लेना। Oath of complete freedom on 26
January 1930 hence to commemorate this day the India's constitution was enforced on 26 January 1950। ये जब फर्स्ट सेम में जो आया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें हमने देखा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को रेडी हुआ था, बट फिर भी उसको 26 जनवरी को क्यों पब्लिश किया था, मतलब कि इम्प्लीमेंट किया था, तो उसका रीजन हमने उस वक्त भी देखा था कि पहली बार हमारे इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू ये जो पर्सन थे उन्होंने पहली बार जो ट्राई कलर फ्लैग एंड जो स्लोगन था वो सब कुछ गाया था एंड हमें पूर्ण स्वराज जो था वो उस दिन मिला था। इसीलिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया था। वो इसी दिन को याद रखने के लिए, वो दिन कौन सा, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त बना था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बनना बहुत पहले स्टार्ट हो चुके थे, बट आज़ादी के बाद वो अंबेडकर की वजह से फिर से उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, जिसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को।